हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डी ब्रॉगली मैटर वेव। डी ब्रॉगली मैटर वेव है क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आपके सीबीएसई बोर्ड में इससे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये टॉपिक की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली ने जो मैटर वेव के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी और जो है उसके लिए जो हाइपोथेसिस कंसिडर की, वो किस बेसिस पे की, कैसे उसने ऐसा सोचा, इस सारी चीज़ों के बारे में जो है जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपने जो पीछे पढ़ा था वो क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें था। जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइट जो है बड़ी अजीब सा बिहेव करती है। तो आपने कुछ पीछे एक घटना पढ़ी थी, जैसे बहुत सारी जो है आपके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये टॉपिक्स जो आपने जब पढ़े थे तो इनको जब आपने एक्सप्लेन किया था तो आपने हाइगेंस की वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया था। यानी कि लाइट की इस नेचर की वजह से आपने इन जो पर्टिकुलर घटनाएं हैं इनको बड़ी आसानी से जो है एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जैसे ही आप जो है आगे एक और चैप्टर में गए, जैसे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में गए, तो आपने जब वहां पे पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने लगे तो आप बड़े मतलब जो है अजीब से आपको मतलब जो है वहां पे महसूस हुआ कि क्यों ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रही है। मतलब एक बड़ा अजीब सा नेचर है कि एक लाइट, वही लाइट को अगर हम जो है इससे पहले वाली कुछ घटनाओं में पढ़ रहे हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में पढ़ रहे हैं, तो हमें वेव नेचर को कंसिडर करना पड़ रहा है। और इन द सेम टाइम जब हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं उसी लाइट के लिए, तो हमें महसूस हुआ कि नहीं यार, लाइट तो वेव है ही नहीं, ये तो पार्टिकल मतलब जो है की तरह बिहेव कर रही है। और पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेनार्ड ने, मिलिकन ने, हेलबर्ग ने और जो है आपका हर्ट्ज ने जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा, तो उससे तो यही पता चला कि लाइट जो है एक जो है आपका क्या है, पार्टिकल है। और इसके लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है आपका प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को लिया था और इससे बड़ी अच्छे ढंग से उन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया था, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये दो घटनाएं जो हैं, जो लाइट का ड्वेल नेचर है, यहां से कुछ पता चल रहा है। यानी कि लाइट जो है समटाइम्स इट बिहेव लाइक ए वेव एंड समटाइम इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो ये बड़ा अजीब सा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखते हैं इस चीज को। तो जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल दीज फिनोमिनाज ऑफ लाइट आर एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। दैट इज दैट अगर हम इंटरफेरेंस को देखें, डिफ्रैक्शन को देखें, पोलराइजेशन को देखें होगा, आपने देखा होगा, तो ये वेव नेचर ऑफ लाइट को जिससे जो है एक्सप्लेन हुई थी, और जिसको आपने हाइगेंस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया था और बड़ी आसानी से इसको एक्सप्लेन कर लिया था। और इसी में जो है मैक्सवेल ने भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कहा था, जो कि जो है आपने जो है इससे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके ये टॉपिक पढ़ा होगा। यानी कि इससे आपको पता चला कि लाइट जो है एक वेव नेचर को रखती है। सेकेंड थिंग जो है आपका, जो सेकेंड लिखा हुआ जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो आपने पढ़ा था, आपके इसमें टॉपिक है। कॉम्पटन इफेक्ट नहीं है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस नेचर से एक्सप्लेन की जाती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आपने देखा था, इसके लिए आपने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ली थी और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से जो है आपने इसको एक्सप्लेन किया था। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से जो है आपने जब इसको एक्सप्लेन किया तो आपको पता चला कि लाइट जो है आपकी, लाइट जो है आपका जो है किस किस नेचर को रखती है, पार्टिकल नेचर को रखती है। और जहां पे उस पार्टिकल का नाम जो है फोटोन के नाम से आपने जाना था। तो यानी कि लाइट पार्टिकल है, वही लाइट अब जो है पार्टिकल नेचर को शो करने लग गई है, ठीक है। लेकिन कुछ घटनाएं और भी आपने पढ़ी थी, पीछे देखा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, दैट इज द स्ट्रेट लाइन में जो लाइट चलती है जिसकी वजह से शैडो क्रिएट होती है। तो ये जो है इनमें से किसी भी थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक, बाई एनी ऑफ दी अबव थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जो है आपका न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से जो है आप जो है बड़ी आसानी से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को जो है समझा सकते हैं।
क्योंकि कॉर्पस्कल्स का मतलब क्या है कि एक छोटा सा पार्टिकल जो न्यूटन ने कंसिडर किया था कि लाइट में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं इनको देख के डी ब्रॉगली ने जो है अनुमान लगाया और उसके लिए जो है उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस कंसिडर करी, और ये वही थ्योरीज हैं जिसके बेस पे जो है आपका डी ब्रॉगली या विक्टर डी ब्रॉय, लुइस विक्टर डी ब्रॉय ने जो है आपका जो है एक थ्योरी को जो है बनाया, जिसमें उन्होंने थीसिस लिखी 1924 में, और जिसे डी ब्रॉगली मैटर वेव के नाम से जाना गया। तो अब जो डी ब्रॉगली मैटर वेव की जो हाइपोथेसिस हैं उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या कंसीडर किया अपने हाइपोथेसिस में, उस चीज को अब हम देख रहे हैं कि डी ब्रॉगली क्या हाइपोथेसिस करता है मैटर वेव के लिए। ठीक है, तो वो अब हम देख रहे हैं। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव के लिए जो है पहली जो हाइपोथेसिस जो है आपके सामने जो है स्क्रीन में जो है आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट जो हाइपोथेसिस जो डी ब्रॉगली ने कंसीडर करी वो ये कहा कि द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दैट इज, कहने का मतलब यह है कि संसार में जो भी एनर्जी, पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो या तो मैटर के फॉर्म में है, मतलब मैटर के फॉर्म में है, या फिर वो वेव के फॉर्म में है, यानी कि वो पार्टिकल के फॉर्म में है या वेव के फॉर्म में है। पहली हाइपोथेसिस उन्होंने ये कंसीडर करी। और सेकेंड हाइपोथेसिस उन्होंने ये कंसीडर करी, द नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर जो है सिमेट्री से प्यार करता है। कहने का मतलब यह है नेचर में सिमेट्री है कि अगर जो है कोई वेव जो है पार्टिकल नेचर को शो कर रही है तो पार्टिकल को भी वेव नेचर शो करना होगा। सिमेट्री का मतलब तो यही हुआ कि अगर देखो पूरा मैटर इस संसार में, जो एनर्जी जो है इस संसार में, वो मैटर या वेव के फॉर्म में है, यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में है। अगर रेडिएशन जो है मैटर के रेडिएशन यानी कि वेव जो है मैटर के फॉर्म को जो है मतलब प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो मैटर को भी वेव की प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, ऐसा डी ब्रॉगली ने सेकेंड हाइपोथेसिस में कहा। और ये हाइपोथेसिस आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन में देख रहे होंगे। दूसरा, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को लिया। अब हम जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को जान गए हैं, तो ड्युअलिटी ऑफ लाइट को हम पहचान चुके हैं कि लाइट जो है ड्युअल नेचर को शो करती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने थीसिस में देखो दो थ्योरीज का बड़े जबरदस्त ढंग से जो है इस्तेमाल किया। पहली थ्योरी थी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अनुसार यदि कोई लाइट चलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपकी न्यू है, तो उसकी एनर्जी जो है E इज इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। और जहां पे न्यू जो है C अपॉन लैम्डा होता है, दैट इज द लाइट की जो वेलोसिटी है वो C है वैक्यूम में, और लैम्डा उसका वेवलेंथ है। तो इन दैट केस दिस रिलेशन कैन आल्सो बी रिटन एज E इज इक्वल टू एच C अपॉन लैम्डा। दिस इज बाय प्लैंक थ्योरी। तो बाय प्लैंक थ्योरी ये आया। इसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि यदि यही जो है आपका फोटोन, जिसका मास यदि हम m कंसिडर कर दें, तो उसके लिए जो है आपका जो एनर्जी कंसिडर की जा सकती है वो कितनी होती है आपकी E इज इक्वल टू mc²। दिस इज बाय आइंस्टाइन। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ये किया, यानी कि एक साइंटिस्ट ये कहता है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे बंडल्स में चलती है, और हर बंडल की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो E इज इक्वल टू एच न्यू है, जहां पे न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो कि C अपॉन लैम्डा के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये होती है। इसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि यदि कोई फोटोन है जिसका मास m है और वो C वेलोसिटी से गतिमान है, यानी कि चल रहा है, तो उस वक्त उसके साथ जो एनर्जी जो है जुड़ी हुई होगी तो वो mc² होगी। यानी कि ये दोनों ही चीजें एक ही हैं, लेकिन कहने के तरीके क्या हैं, अलग अलग है। नाउ इफ वी इक्वेट दीज टू इक्वेशन, दिस इज बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, दिस इज बाय प्लैंक कांस्टेंट, इन दोनों को मिला दिया किसने? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने कुछ नहीं किया, इन दोनों को
मिला दिया। तो इन दोनों को मिलाने के बाद देखिए कुछ एक नई इक्वेशन को बनाया, और जो कि 1924 में डी ब्रॉगली ने अपने मतलब जो है अपने थीसिस में लिखा है। तो अब हम इसी को हम लिख रहे हैं। देखिए जरा कैसे लिखता हूं मैं इसको। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी हैव दैट इज mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। सी कैंसिल हो जाएगा, जिसको अब हम लिख सकते हैं mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, और दिस इंप्लाइज इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी। देखिए हम जो है क्योंकि अभी 12th क्लास में हैं, हमारा जो है थोड़ा सा इतना ऊपर का लेवल नहीं है इस वक्त, तो हम जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक सिंपल रिलेशन को यहां पे ले रहे हैं। ये रिलेशन थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रूप में लिखा जाता है बेटा। अगर इसी चीज को अगर देखें तो प्लैंक के अनुसार तो ऐसा है बेटा एच सी अपॉन लैम्डा है, और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ये जो एक्सप्रेशन आपने बहुत छोटे रूप में लिख दिया है, ये ऐसे नजर आता है एम नॉट। मैं जस्ट दिखा रहा हूं, आपको ऐसे ही करना है, आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में नजर आता है कायदे में, ये पूरा रिलेशन। नाउ फॉर यहां पे यह है एम नॉट क्या है आपका, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है आपका, 0 होता है, क्योंकि रेस्ट में तो फोटोन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि फोटोन तो हमेशा जो है गतिमान होता है, बहुत तेजी से चलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोटोन है वो आपका जो है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो एट रेस्ट एम नॉट, एट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एंड दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज E इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया बेटा, तो बचा क्या आपके पास अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज पी सी, एंड P इज इक्वल टू m इंटू सी इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो सो दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम सी स्क्वायर। तो ये जो आपने इतना शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा, फिर इसको इक्वेट कर दीजिए, देन आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके सामने कुछ अच्छा सा रिलेशन था। तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत इन चीजों को थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, देखा जाता है कि एक्स्ट्रा कितना है बच्चे के पास। तो रेस्ट मास जो है फोटोन का 0 होता है। तो ये हमारा हो गया। तो फिलहाल हम अपने फिर टॉपिक में आ जाते हैं, इसको हम यहां पे से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन आया उस चीज को हम जरा ध्यान से देखते हैं। तो लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए फोटोन, अभी फोटोन की बात कर रहे हैं। ये पूरा जो है आपकी थ्योरी जो है किसकी चल रही है, डी ब्रॉगली मैटर वेव की जो है थ्योरी चल रही है, कि कैसे जो है अब वो मास को जो है आपका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के साथ जो है एसोसिएट कर देगा। ये तो फोटोन का है। तो यहां पे जो ये जो है आपका जो m इंटू सी है, इट इज इक्वल टू p दैट इज मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ द फोटोन, फोटोन का मोमेंटम है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो देखो आप जरा ध्यान से इस रिलेशन को देख के बड़ा ही मतलब जो है आप मतलब जो है एक तरीके से बड़े चकित रह जाएंगे कि देखो मास जो है, मोमेंटम किसके पास होगा, जिसके पास मास होगा, और मास जो है वेवलेंथ के साथ जो है एसोसिएट है। ये किसके लिए बात कर रहे थे अभी हम, ये फोटोन के लिए बात कर रहे थे। अब जाते हैं उसके हाइपोथेसिस में। तो वो उसकी हाइपोथेसिस क्या कहती है जो डी ब्रॉगली की। तो सेकंड हाइपोथेसिस क्या है कि नेचर हैज सिमेट्री, दैट इज वो कहता है कि इफ फोटोन शो ड्वेल नेचर, यदि फोटोन ड्वेल नेचर को शो करता है तो मैटर को भी ड्वेल नेचर शो करना चाहिए। तो फॉर मैटर वेव, फॉर मैटर के लिए C मस्ट बी इक्वल टू V, C जो है V के बराबर होना चाहिए। दिस इंप्लाइज इज लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन M इंटू V, M इंटू V। क्यों लिख दिया M इंटू V बेटा, बिकॉज M जो है किसके बराबर है, M जो है मास ऑफ फोटोन है, यहाँ पे M जो है मास ऑफ मैटर होगा, जो भी पार्टिकल आप कंसिडर कर रहे हैं, और C क्या है
अब हमने v ले लिया क्योंकि अब ये मैटर के लिए बात कर रहे हैं। ये पूरी बात तो पहले से मालूम थी कि ऐसा होता है, क्योंकि प्लैंक ऐसा कहता है और आइंस्टाइन ऐसा कहता है। ठीक है, तो ये तो प्लैंक और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दोनों रिलेशनों को मिला के जो है डी ब्रॉगली ने फोटोन के लिए बनाया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नेचर के पास सिमेट्री है, जैसा जो है आपका रेडिएशन जो है ड्वेल नेचर को शो करती है, यानी कि वेव नेचर को भी दिखाती है, पार्टिकल नेचर को भी दिखाती है, तो इसी प्रकार से जो है आपका मैटर को भी दिखाना चाहिए। तो अगर मैटर दिखाएगा तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो है फोटोन की वेलोसिटी ना लेके मैटर की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, और ये वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, किसी पार्टिकल का, सॉरी ये m क्या है, m इज द मास ऑफ एनी पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमने यहां पे निकाल दिया। अब बच्चा इस रिलेशन को देख के सोचता है ये यहां पे क्या है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बात करता हूं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है आपका पार्टिकल, एंड m इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल। यहां पे भी d लिख लीजिए बेटा, तो ऑफ द पार्टिकल। तो कहने का मतलब यह है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मास ऑफ द पार्टिकल, एंड लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, एंड p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो जो है बड़ा जबरदस्त पता चला कि मास जो है देखो वेवलेंथ के साथ क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है डी ब्रॉगली ने कहा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। इसी को अब हम जो है थोड़ा सा और समझते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है इसमें। ठीक है, इस रिलेशन को यदि हम ध्यान से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू जो h अपॉन p है, थोड़ा सा मैं अब इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फोटोन के लिए था, तो अब हम मैटर वेव के लिए बात कर रहे हैं। तो अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू जो है आपका डी ब्रॉगली ने ये इस टाइप के दो रिलेशंस आपके सामने पुटअप कर दिए हैं। तो h अपॉन p, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p जो आपके पास रिलेशन है। तो इस रिलेशन को यदि अगर आप ध्यान से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन जो है आपका m इंटू वी है। ठीक है, इस रिलेशन से हमें अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है, और वो जानकारी अब मैं आपके सामने आपको स्क्रीन में दे रहा हूं। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये दोनों ही चीजें हमें पता चल रही हैं कि पहली चीज हमें यहां पे जो है पता चल रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इन द सेम टाइम उसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन मैं आपके सामने स्क्रीन में देखिए आप जरा। तो पहला जो है कंक्लूजन, द फर्स्ट कंक्लूजन ड्रॉज फ्रॉम दिस रिलेशन इज गिवन बाय, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है देखिए, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर बी इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लाइटर यानी का मतलब हल्का पार्टिकल के पास वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, और दूसरा जो है आपका फास्टर द पार्टिकल मूव द स्मॉलर बी इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जितनी तेजी से पार्टिकल चलेगा उतना ही छोटा उसका वेवलेंथ हो जाएगा, और ऐसा तो होता ही है। देखो जरा कैसे होता है, क्यों, जो पार्टिकल बहुत तेजी से चलेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यानी कि उसका वेवलेंथ कम हो गया। अगर वेवलेंथ उसका कम हो गया तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक कहता है, और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इफ लैम्डा डिक्रीजेस, if lambda decreases it means E will increases। ये मैं भले ही जो है आपका फोटोन के लिए समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको जरा ध्यान से देखें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, और वेवलेंथ अगर घटेगी तो जाहिर सी बात है एनर्जी बढ़ेगी। तो यही तो हमें भी पता है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, और तीसरा कंक्लूजन जो है उन्होंने क्या निकाला कि उस चीज को अब हम देख रहे हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप इस रिलेशन में कहीं पे भी चार्ज को नहीं देख रहे होंगे, यानी कि कहने का मतलब चाहे मैं हूं चाहे चार्ज पार्टिकल है, सबके साथ ये जो है वेव जुड़ी हुई होगी। कहने का मतलब अगर आप जो है न्यूट्रॉन लेते हैं तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक एटम लेते हैं एक एटम एक न्यूट्रल है, उसके साथ भी जो है आपकी जो है वेव एसोसिएट होगी क्योंकि उसका भी वेवलेंथ कुछ निकलेगा।
और इन द सेम टाइम अगर कोई चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो उसका भी आपके पास वेवलेंथ होगा। तो तीसरा कंक्लूजन उन्होंने यहां से ये ड्रॉ किया। और चौथा इस कंक्लूजन अभी आपके सामने स्क्रीन में फिर देखिए आप, तो क्या है आपका द मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब क्या है कि जो मैटर वेव है, दीज वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैटर वेव, जैसे मैं जिस वेव को, जैसे मेरे को आपने बहुत तेजी से वेलोसिटी से जो है जब रन कराया तो मेरे साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। इफ m be the mass of any person and v be its velocity, then the wave associated with that particular person is given by lambda is equal to h upon e, and lambda is the wavelength of that particular wave associated with that person। ठीक है, ये हमारे पास ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पता चला कि जो आपका रिलेशन है उस रिलेशन को दोबारा जरा ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है वो आपका, कि द मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, दे आर सिंपली वेव। क्योंकि वेव तो बहुत प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सिर्फ जनरेट होती है एसल व्हेन द पार्टिकल, दैट इज द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तभी जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, जन्म होता है। यह हमने सभी ने जो है आपका पढ़ा होगा हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसको हमने पढ़ा था कि कैसे हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। और या मेरे जो है प्रीवियस लेक्चर में आप देखिए, वहां पे भी मैंने समझा रखा है कि हर्ट्ज ने कैसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है आपका क्या कहते हैं आपका प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल और ए ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, यानी कि ऑसिलेट जब चार्ज पार्टिकल करेगा। जब कोई मैटर कर रहा है, नॉर्मल मैटर यानी कि जिसके पास चार्ज नहीं है, इस स्टेटमेंट का मतलब, इस कंक्लूजन का मतलब यह है, इफ सिंपली ए न्यूट्रल पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग और रनिंग, in that case the wave associated with him is your non electromagnetic wave। ये जो चौथा कंक्लूजन उन्होंने निकाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हमने अभी डी ब्रोगली का रिलेशन पढ़ लिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारे साथ तो वेव एसोसिएट नहीं है, हम कैसे कहें। मान लीजिए मैं एक छोटा सा स्टोन लेता हूं जिसका 1 kg का मास है। ठीक है, 1 kg का मास है और वो जो है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने उसको थ्रो कर दिया, फेंक दिया। एक छोटा सा मास ले लेते हैं, लेट इट बी 1 kg मास। तो m इज इक्वल टू मैं 1 kg कंसिडर कर लेता हूं एंड दिस मास इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। देन द वेवलेंथ ऑफ दिस मास, दैट इज द wavelength of the wave associated with this mass is given by h upon कितना हो जाएगा आपका 1 into 100, and that can also be written as lambda is equal to h की वैल्यू, h is your Planck constant, the value of Planck constant is your 6.62 into 10 to the power minus 34 upon 100, and that can also be written as lambda is equal to 6.62 into 10 to the power minus 36 मीटर। आप देख रहे हैं कितनी छोटी वेव है, तो इसको तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि वो पार्टिकल नेचर पे है। लेकिन अगर इसी को अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ले लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में ही अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो अगर उसके लिए हम कंसिडर करें, तो उसके लिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होता है आपका, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करता हूं इसको। ठीक है, अब यहां पे जरा दिखाता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, जरा देखिए। तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ये आपका आ गया। m दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron is your 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and let the electron is moving with some velocity and the velocity be 10 to the power 7 ले लेता हूं, बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इससे बहुत ज्यादा कॉन्सिडरेबल वैल्यू आएगी। कैसे, ये देखो जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 41, और 41 में से अगर मैं इसको, ये 10 टू पावर 41 हो जाएगा आपका, 10 टू पावर माइनस 41 और ये 31 है तो प्लस 31 ऊपर आ गया, तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस 10, यानी कि इसका ऑर्डर, इसकी वेव का जो ऑर्डर है वो 10 टू पावर 10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का आ रहा है।
तो ये तो बहुत बहुत बड़ी वेव है इस वेव की तुलना में जो हमने अभी ये वेवलेंथ जो निकाली। तो जाहिर सी बात है ये तो जो है मेजरेबल है, ये मेजरेबल ही नहीं है। इसलिए हम जो है बड़े पार्टिकलों के साथ हम ऐसा कह देते हैं कि वो पार्टिकल नेचर को ज्यादा शो कर रहा है और वेव नेचर को कम शो कर रहा है। और यहीं से क्वांटम की जो है शुरुआत को जो है बहुत जबरदस्त बूस्टअप मिला। हालांकि क्वांटम फिजिक्स को जो है प्लैंक जो है पहले ही स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन यहां से देखो ड्युअलिटी से पता चला, क्योंकि पार्टिकल जो है के साथ बात करने में बड़ी परेशानी है बेटा। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं उनके साथ बात करने में बहुत परेशानी है, जैसे फोटोन, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, ऐसे पार्टिकल्स के साथ बात करने में जो है, या पॉजिट्रॉन, ऐसे पार्टिकलों के बारे में बात करने में क्यों परेशानी है? क्योंकि इनका बिहेवियर ही पता नहीं है कि कब ये वेव नेचर को शो करते हैं और कब ये पार्टिकल नेचर को शो कर दें। तो इसलिए जो है क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना अपने आप में जो है बहुत जबरदस्त बात है। कहने का मतलब उसको समझने में इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि एक चीज का नेचर ही पता नहीं चल रहा है कि वो कब किस नेचर को शो करता है। इसलिए क्वांटम फिजिक्स के मैक्सिमम पोर्शन को हम जो है प्रोबेबिलिटी के सेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए क्वांटम फिजिक्स जो है आपकी क्यों टफ है, जनरली बच्चों के दिमाग में इस चीज का हवा इसलिए है क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में जिन पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं उन पार्टिकलों की ड्युअलिटी नेचर को देखते हुए उनके बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स अपने आप में बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये आपको यहां से मैं जो जानकारी दे रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा था। अब हम इस जो है मेन रिलेशन हमारा क्या है, फिर इसका मतलब जो है डी ब्रॉगली मैटर वेव के लिए जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और इन दोनों रिलेशंस को अब आपको याद रखना है। अब हम आगे कुछ बात कर रहे हैं, इस रिलेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके जो है नए नए रिलेशंस बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बनता है हमारे सामने जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं जो है डी ब्रॉगली wavelength of a charged particle एक चार्ज पार्टिकल के लिए जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंसिडर निकाल रहा हूं। तो देखिए, माना हमको एक चार्ज ले लेते हैं Q, लेट Q बी द चार्ज एंड दिस चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है। वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अब माना इस देखो हमारे पास डी ब्रॉगली का ये रिलेशन है बेटा। हम अगर ध्यान से देखें डी ब्रॉगली का रिलेशन कितना है, वो क्या है, h अपॉन m into v, and that can also be written as lambda is equal to h upon p. If this charge particle is accelerated by a potential difference v, मैं बड़े v से दिखा रहा हूं उसको और इसको मैं potential difference कह देता हूं। If this charge particle is running with a potential difference v, अब देखो एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक चीज को जरा बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस क्यों डाल दिया इसमें। देखिए, आपको मेरे को या किसी स्टोन को अगर रन कराना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। आपका जैसे मेरे हाथ में एक स्टोन दे दीजिए, मैंने ऐसे फेंका, उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, या किसी गन के थ्रू उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, जैसे बुलेट को, ठीक है। हम उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे तरीके से। लेकिन एक छोटा सा पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये तो दिखता ही नहीं है, इसको कैसे दौड़ाओगे यार, इसको कैसे रन कराओगे आप? इसके लिए तो एक ही तरीका है कि इस पे वर्क करेगा कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क करे तो तब जाके ये वर्क जो है इसको क्या कर देगा, एक्सेलरेट कराएगा। मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से रन नहीं करा सकते। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या करता है, इसकी मोशन को जो है बदल देता है, जैसे सर्कुलर मोशन कर देगा या हेलिकल मोशन कर देगा, वो एक अलग है, वो वर्क नहीं कर पाता मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो जाता है उसके मोशन की डायरेक्शन के, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क करेगा, इसीलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस डाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास मोमेंटम है, लेट दिस चार्ज पार्टिकल की, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q एंड मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से जो है चल रहा है। देन द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस चार्ज, ये जो वेलोसिटी मिली हुई है किससे मिली, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से मिली हुई है।
if V is the potential difference applied across this charge particle, then this charge particle is moving with some velocity, and this velocity let this velocity be V. तो ये V होगी. Then the kinetic energy associated with the charge particle is given by Ke is equal to कितना हो जाएगा, half m, where m is the mass of this charge particle, V square. On solving this, इसको अगर हम solve करें तो इसको this can also be written as P square upon 2m, because P इज इक्वल टू कितना होता है, m इंटू वी. तो अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, m से नीचे ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो पी स्क्वायर अपॉन, तो अगर हम ध्यान से देखें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2mke. तो मैं के को के लिख दे रहा हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी को के लिख दे रहा हूं, ठीक है. एंड पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mk अंडर रूट. सो द डी ब्रॉगली रिलेशन हमारा ये था, डी ब्रॉगली रिलेशन ये था. तो अब इस चार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली रिलेशन क्या आ जाएगा, देखिए अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी के है एंड मास एम है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस चार्ज पार्टिकल के कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ पी यू कैन पुट दिस वैल्यू. सो द अबव इक्वेशन बिकम कैसे हो जाएगी आपकी 2mk. तो ये एक नया रिलेशन आ गया. इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग with a kinetic energy K having mass m, then the wavelength associated with that charge particle is given by lambda upon under root 2mk. ये हो गया. अब हम थोड़ा सा इस चीज को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल जो चला है, ये वास्तव में ये जब चार्ज पार्टिकल जब चला है भाई, सीधी सी बात है, तो इस चार्ज पार्टिकल के चलने वक्त हम क्या करें, इस चार्ज पार्टिकल को रन करा रहे हैं. तो इस चार्ज पार्टिकल को मैंने किससे रन कराया है, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया, रन कराया. तो हम सभी लोग एक रिलेशन जानते हैं, इफ ए चार्ज पार्टिकल Q इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट किया जाता है, देन दिस होल वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. यानी कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल Q को V वोल्टेज से, V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के साथ जो वर्क होता है वो उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है. तो यानी कि मैंने तो K को जो है, इस Q V को जो मैं K से जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पे K को मैं काइनेटिक एनर्जी मान रहा हूं, तो ये K हो गया आपका. सो इन प्लेस ऑफ दिस K यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, देखो h अपॉन अंडर रूट 2m, where m is the mass of the charge particle, in place of k that is kinetic energy. इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, Q इंटू वी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो आपके पास देखिए क्या क्या रिलेशंस आए. ये तो आपका मेन डी ब्रॉगली का रिलेशन था. तो अगर इसी को हमने किसी चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई किया जो कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है के ई है, तो उसको हमने इस मोमेंटम को जो है हटा के उसकी जगह काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस फॉर्मूले को रख दिया. और अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को नहीं चाहते हैं, तो हम उसको वोल्टेज के रूप में यानी कि पोटेंशियल के रूप में उस चीज को लिख सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें आपसे प्राप्त हुआ. अब हमारे पास जो है जो रिलेशंस आ गए, तो कौन कौन से आ गए, एक तो ये रिलेशन आ गया, तो पहले से जो है आपका डी ब्रॉगली ने दिया हुआ है, और दूसरा रिलेशन ये आपके पास आ गया, एंड थर्ड रिलेशन इज योर दिस. अलग अलग फॉर्मेट में आपको याद यही रखना है बेटा, क्योंकि इसी से ये सब बना है, ठीक है. तो अब हमारे पास ये आ गया. अगर हम इसमें एक स्पेशल केस लगाएं, स्पेशल केस यानी कि फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए कर रहे हैं हम, फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए करें अगर हम इसको सिंपली, तो इन दैट केस Q इज इक्वल टू कितना होगा, E हो जाएगा, और M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ME, विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 हो जाएगा. तो यही फॉर्मेट, इसी को थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देते हैं. देखो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ H यू कैन पुट 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होल अपॉन कितना हो जाएगा, 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into electron, charge of electron is your 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये हमने रख दिया, into V.
On solving all these, you will get lambda is equal to 12.27 into 10 to the power minus 10 अपॉन अंडर रूट वी। ये देखो v बचा हुआ, वोल्टेज बचा हुआ है, और देखो 10 टू द पावर माइनस 10 क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। ये आ गया आपका एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा, क्योंकि हम जो है ना इतनी कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अगर हमारा क्वेश्चन है तो हम क्यों इतनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करें, तो पहले से इसको सॉल्व करके हमने रख दिया हुआ है। तो 12.27 जो है इस पूरे जो भी वैल्यूज हमको नोन है उनकी जगह पे हमने रख दिया और हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो फिलहाल ये सारे रिलेशंस जो हैं आपको याद रखने हैं, 1 2 3 एंड ये फोर्थ वन रिलेशन इज योर दिस। तो हमारे पास जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल आपकी आ गई है। वो किस प्रकार से, एक इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं और इस एक्सप्रेशन दे सकते हैं और इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं। और तीसरा जो है आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है बेटा, किसी और के लिए मत लगा देना इसको, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आप किसी और के लिए लगा देंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डी ब्रॉगली के लिए किसी अगर अन्य चार्ज पार्टिकल के लिए लें तो उसके लिए हम कैसे काम करें, तो हम उस चीज को जरा समझते हैं। अब ये तो चार्ज पार्टिकल के लिए था। अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन है, तो उसके लिए इफ ए न्यूट्रॉन इज रनिंग विथ ए काइनेटिक एनर्जी के, देन द, अब हमारे पास देखो डी ब्रॉगली का रिलेशन क्या था, वो क्या था, h अपॉन एम वी था। दैट कैन, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था, कितना आया था, h अपॉन कितना आ गया था, p। ये तो डी ब्रॉगली के रिलेशन से। उसके बाद क्या आ गया, h अपॉन कितना आ गया था, 2mk, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मैं पूरा ही लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ये आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है आपका इसके फॉर्मेट में है, और इसी को चार्ज पार्टिकल के लिए जब अप्लाई किया तो क्यू भी आ गया उसके साथ फैक्टर, और अगर आपने जो है इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो ऐसा रिलेशन आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशंस कुछ आ गए हैं, ठीक है। अगर हमें इसी में न्यूट्रॉन को रन करना हो, हम न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है और पार्टिकल ही बहुत छोटा है, उसे ऐसे हाथ से थ्रो तो किया नहीं जा सकता, तो कैसे करेंगे। हमने देखा है कि जब हम किसी चीज की किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जैसे मान लिया जाए एटम, मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रॉन या ऐसे या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी लें, जब हम उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जब हम उनके इंक्रीज करते हैं, तो हमने देखा था लास्ट ईयर कि उनके क्या हो जाती है, उनका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, डेट इज उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो फॉर न्यूट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल के लिए अगर आपको काम करना है या टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें देखना है, तो डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो किस प्रकार से दिखाई देगा, उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इफ टी केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहा हूं, इज द टेम्परेचर of the particle, then the kinetic energy can also be written as according to किसके अनुसार, किसके अनुसार, मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो हमने पीछे पढ़ी थी, तो उसके अनुसार ले सकते हैं। वो कितनी होती है, 3/2 kT, वेयर k इज योर बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये स्मॉल के से दिखा दे रहा हूं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 होती है। तो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जगह यहां पे रख देंगे। तो नया रिलेशन जो है लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका h अपॉन अंडर रूट, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है बेटा, तो लैम्डा इस देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रख सकते हो आप, तो कितना हो जाएगा 2m इंटू के, इन प्लेस ऑफ के यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज 3/2 kT। तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, सो द रिलेशन ऑफ लैम्डा इज योर h अपॉन अंडर रूट 3m kT, वेयर k इज योर बोल्ट्जमान कांस्टेंट, k आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो उस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है ये आप देखिए। यहां पे k क्या है आपका,
k is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। तो ये आपकी जो है एक बोल्टमान कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो अब हमारे पास ये रिलेशंस आ गए हैं। अब इस रिलेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं जिस पे आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब हम इस पे बात कर रहे हैं, जरा चलो जरा देखिए तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। तो इस रिलेशन के बारे में हम फिर दोबारा बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो ये सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं जो है इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं बेटा, जरा देखिए यहां पे हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू कितना है आपका h अपॉन अंडर रूट 2m/q(v) ये आया है। तो ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड 1/√v, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रिलेशन को, तो अगर इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा, जरा ध्यान से देखो जरा, ये लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें से कुछ चीजों को अलग से लिखने का कोशिश करते हैं बेटा। ये आपको नजर होगा h अपॉन 2m/q इंटू 1/v विथ रूट। देखो ये x है और ये y है, तो y इज इक्वल टू mx। दिस इज योर x और दिस इज योर m और दिस इज योर y। ये y एक्सिस को दिखा रहा है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से जाती है, कहां से जाती है बेटा, ओरिजिन से जाती है। तो ओरिजिन से दिखा रहे, तो इस लाइन का स्लोप पूछ लेता है, बहुत काम होता है इसमें। तो स्लोप कितना हो जाएगा आपका, स्लोप का मतलब इसकी ढाल कितनी है, वो जो कि tan थीटा होती है, तो tan थीटा हो गई। एंड दैट कैन बी रिटन एज, इसमें क्या रहेगा देखो, m किसके बराबर, देखो h अपॉन अंडर रूट 2m/q, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका ग्राफ भी आ गया और हमने जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ चीजें जान गई। तो अब हम लोग जो है बहुत चीजें यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो जो डी ब्रॉगली के रिलेशंस हैं उनको एक बार यहाँ पे मैं कोने में लिखता हूं, जरा आप सभी लोग देखें उसको, ठीक है। तो इसको आप लोग जरा देख लीजिए। तो डी ब्रॉगली के रिलेशन क्या निकला था, डी ब्रॉगली का मेन रिलेशन क्या है, h अपॉन mv। अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे कर दूंगा, और अगर मुझे मोमेंटम दिया हुआ है तो मोमेंटम के फॉर्मेट में लिख दूंगा। अगर मुझे जो है काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2mk, ठीक है। k फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया, पूरा ही लिख देता हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी ke, ठीक है, इज इक्वल टू, यदि मुझे जो है इसका वोल्टेज दे रखा है किसी चार्ज पार्टिकल के लिए मैं पर्टिकुलरली देख रहा हूं, तो h अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m/q(v), ये निकाल रखा है देखो नीचे रिलेशन। और यही चीज यदि हम टेम्परेचर के सेंस से पढ़ते हैं तो ये आ जाता है h अपॉन, जो अभी हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला था, तो हमने ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख दिया था 3kT अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो कितना हो जाएगा 3mkt, where T is your absolute temperature in Kelvin, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो केल्विन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस आए, आपको ये रिलेशंस जो है दिमाग में रहने चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कर सकें। तो बच्चों अभी हमने देखा कि कैसे डी ब्रॉगली के जो है रिलेशंस जो है हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट किए, कैसे बनाए। तो वो आपके सामने हैं, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, h अपॉन p एंड दीज रिलेशंस जो आपके सामने मैंने अभी जो है प्रूव करके दिखाए। हम जो है एक और रिलेशन जो है यहाँ पे जानना चाहेंगे, वो रिलेशन क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल is moving very fast, that is if a particle is moving comparable to the velocity of light, then its mass will changes, and the mass of that particle is given by m is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square. Now putting this value in this equation, ये कुछ एक्स्ट्रा है बेटा, इसको थोड़ा सा अपने ब्रेन में रखेंगे। तो lambda is equal to h upon m into v, तो in place of m you can put this value, that is m naught upon under root 1 minus v square upon c square into
वी। अगर मैं इस चीज को ऊपर लेके जाऊं तो जो हमारे पास नया रिलेशन आएगा लैम्डा का वो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच टाइम्स अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन एम नॉट इंटू वी, वेर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तब उसके साथ कोई भी मोमेंटम जुड़ा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखिए यह सिर्फ मूविंग चार्ज, मूविंग मैटर के लिए है, मूविंग पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यानी कि अगर एम इज इक्वल सॉरी वी इज इक्वल टू जो है आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इन दैट केस लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, उसका कोई भी वेव लेंथ नहीं होगी, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए पार्टिकल को मोशन में होगा तभी उसके साथ जो है आपका क्या होगा, डी ब्रॉगली वेव जो है आपकी जुड़ी हुई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है। तो इतने टाइप के हमने रिलेशंस पढ़े, तो इन रिलेशंस को आपको याद रखना है। ये कुछ रिलेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इनको प्लीज अपने ब्रेन में रखिए एंड देन हम जो है आप कुछ नया डिस्कस करते हैं इसमें। तो अभी हमारे पास जो है देखिए डी ब्रॉगली ने तो ये कह दिया 1924 में डी ब्रॉगली ने ऐसा कहा। तो 1924 में जब डी ब्रॉगली ने ऐसा कहा तो कोई मानने को इस बात को तैयार नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल रिजल्ट था, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी थ्योरेटिकल रिजल्ट अगर हम लिखेंगे तो उस थ्योरेटिकल रिजल्ट के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है हमारा ज़्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है। तो इस वजह से जो है इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। तो इसलिए जो है अगर इसी चीज को जो है बाद में जो दो साइंटिस्ट हुए, वन इज योर डेविजन एंड अनदर वन इज योर जर्मर। तो डेविजन और जर्मर ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को किया, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी जो है वेव जुड़ी रहती है। तो डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये इसका प्रूव है, समझ लो कि एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया कि जो वेव है, जो पार्टिकल है, उसके साथ वेव एसोसिएट रहती है। पहले ये हमारे कोर्स में था एनसीईआरटी में, आजकल ये हट गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कौन साइंटिस्ट ऐसे थे जो आपका जिन्होंने प्रूव किया था कि मैटर के साथ वेव जुड़ी रहती है। तो ये वो साइंटिस्ट थे दो, डेविजन और जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे। 1928 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बता दिया था कि वेव कितनी है किसी पार्टिकल के साथ। तो उससे जो है हम इन्होंने जो रिजल्ट निकाला एक्सपेरिमेंटली, लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है वो कितनी थी आपकी, 1.65 एंगस्ट्रॉम थी। यदि उसको 54 वोल्ट से जो है अगर इलेक्ट्रॉन को रन कराया जाता है वोल्ट से, और 365 डिग्री एंगल पे उसको देखा जाता है जब उसके इंक्लिनेशन पे, तो इस पे देखा जाता है, तो इतना हमें जो है आपका प्राप्त हुआ। ये कौन सा है आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकला था। और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है जो इससे निकाला आपका, ये वाले एक्सप्रेशन से निकाला, जो आपका जो है डी ब्रॉगली का रिलेशन है। तो थ्योरेटिकल रिजल्ट जब इससे कैलकुलेट किया 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, दैट इज वोल्टेज, इसको जब इसमें रखा, इसके साथ हमने रखा, तो ये 54 को जब यहाँ पे रखा तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुई। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये तो लगभग एक जैसी वैल्यूज हैं। तो इसलिए ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव एसोसिएट है। इसी प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है आपका जो काम करता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वहां से भी जो है हमें इसी चीज की जानकारी प्राप्त होती है। अब कैसे प्राप्त होती है जरा ध्यान से देखिए। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है इलेक्ट्रॉन्स को रन कराया जाता है तो बहुत हाई वोल्टेज में रन कराया जाता है, अबाउट 10⁵ वोल्ट पे इसको रन कराया जाता है। तो हमें मालूम है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ
जो जुड़ी होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, जब उसको बहुत तेजी से रन कराया जाता है तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, ये हमने देखा था एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ होती है उसके साथ। यदि इसको हम बहुत ज़्यादा कर दें, कहने का मतलब यह है कि इस वोल्टेज को यदि हम बढ़ाते चले जाएं तो वेवलेंथ और छोटी हो जाएगी, और वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जब ये किसी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस प्रकार का जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो उससे हम जब किसी चीज को देखेंगे, बहुत छोटे पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, तो वो हमें रिजॉल्व हो जाएंगे, एनालाइज हो जाएंगे, क्योंकि जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, और लैम्डा जितना छोटा होगा रिजॉल्विंग पावर यानी कि एनालाइजिंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो ये हमें जो है एक इसका एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको जो है भविष्य में याद रहे कि जो है कि जो आपकी डी ब्रॉगली हैं जिन्होंने थ्योरेटिकली इस चीज को निकाला था, वो एक बिल्कुल सत्य बात है और बिल्कुल अच्छी बात है, और जिसको जो है हम बड़ी आसानी से जो है आप समझ गए हैं शायद। तो इसको आप देखिए। अब हम लोग जो है इससे आगे जो है जो पढ़ रहे हैं कि डी ब्रॉगली ने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, जो बोर की सेकंड पोस्टुलेट थी, जिसको क्वांटम पोस्टुलेट के नाम से जाना जाता है या सेकंड हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था, जिसको जो है नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और जब उन्होंने ये हाइपोथेसिस रखी थी, या क्या थी सेकंड हाइपोथेसिस, तो वो एक थी, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट या सेकेंड हाइपोथेसिस बाय डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने कैसे एक्सप्लेन किया? सबसे पहले बोर के सेकंड जो पोस्टुलेट है उसको देख लेते हैं। बोर ऐसा कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है वो उन्हीं जगहों पे अधिक होगी, या उन्हीं जगहों पे सबसे ज्यादा होगी जिन ऑर्बिट्स का जो है, जिन ऑर्बिटल्स का एंगुलर मोमेंटम जो है एम वी आर इज योर एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा। ये बोर की सेकंड पोस्टुलेट है। ये एंगुलर मोमेंटम है L, इंटीग्रल मल्टीपल एंड दैट इज एन इज योर इंटीजर, दैट इज 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसके h अपॉन 2 पाई के बराबर होगी। इसको जो है बोर ने जो है सेकंड पोस्टुलेट में ऐसा माना था, लेकिन अगर इसके बारे में बोर से पूछा गया तो बोर इस चीज को बताने में असमर्थ थे। तो इसको जो है डी ब्रॉगली ने बड़े आसानी से समझाया था। कैसे? मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है आपका घूम रहा है, तो उसके साथ जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहेगी, और वो वेव कितनी एसोसिएट रहेगी तो ये अब हम देखते हैं। माना इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम रहा है, तो उसके साथ जो वेव होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। बेटा ये देखो, इस प्रकार से वेव होगी। तो इस वेव की जो वेवलेंथ है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसकी लैम्डा है। माना इसमें एन वेव्स जो है क्या हुई, आपकी फॉर्म हुई, और ये आर जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये जो है वेव फॉर्म हो रही है। देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके साथ ये वेव एसोसिएट है। देखो ये उसकी वेवलेंथ है, ये जो है उसकी क्या है, आपकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। माने इसमें एन वेव्स जो है उसके साथ फॉर्म हुई, तो टोटल वेव लेंथ कितनी हो जाएगी, एन इंटू लैम्डा, इतनी वेव हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो एक लैम्डा ये हो गया, दूसरा लैम्डा ये हो गया, ऐसे एन लैम्डास बन रहे हैं, और इन एन लैम्डास को मैं जोड़ता चले जाऊं तो कितना जोड़ दूंगा बेटा, कितना ऐड कर दूंगा, इस पूरे इसके सरकमफ्रेंस के, इस ऑर्बिटल के सरकमफ्रेंस के बराबर मैं कह दूंगा, दैट इज 2 पाई आर। अब जो है आपका बोर कहते हैं, सॉरी डी ब्रॉगली कहते हैं कि जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है किसी भी पार्टिकल की जिसका मास m हो, v वेलोसिटी से वो अगर
चल रहा हो तो उसके साथ जो वेव लेंथ होती है, उसकी जो वेव लेंथ उसके साथ जुड़ी रहती है, वो कितनी होती है, एम इंटू वी। सो इन प्लेस ऑफ लैम्डा यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज n into h upon m into v which is equal to 2 pi r। अगर हम इस चीज को जरा ध्यान से देखें तो अगर हम हमें पता चलेगा, इस देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एम वी आर, और ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, विच इज योर बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट, दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट बोर जो है पहला साइंटिस्ट है जिसने जो है पहला क्वांटम नंबर जो है ढूंढा है, और जिसका नाम जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना गया। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इस सेकंड पोस्टुलेट को आपने पढ़ा होगा। तो इसकी बड़े आसानी से जो है डी ब्रॉगली ने क्या कर दी थी, एक्सप्लेनेशन दे दी थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है अब हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय, टेक केयर।